महाराष्ट्र के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र राज्य के भारत राष्ट्र किसान समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री मानिक कदम जी, सीनियर नेता लोहा के एक्स-एमएलए श्री शंकर अन्ना दोंगड़े जी, श्री अन्ना साहेब माने पाटिल जी, श्री अब्दुल कदीर मौलाना जी, श्री हर्षवर्धन जाधव जी, श्री अभय पाटिल चिटगांवकर जी, श्री संतोष माने जी, श्री अप्पा साहेब माने जी, हरिभाव राठौड़ जी, दिलीप अन्ना गोरे जी, श्री प्रवीण जेतवाड़ जी, शिवराज बंगर जी, श्री फिरोज पटेल जी, लगता है फिरोज पटेल का हवा ज्यादा है। श्री विजय प्रकाश तोम्बारे जी, श्री बाला साहेब सनाप जी, श्री कुलदीप करपे जी और तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए हमारे सीनियर नेता बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर श्री केशवराव जी, हमारे आदरणीय एमपी श्री बीवी पाटिल जी, आदरणीय एमपी श्री संतोष जी, मेरे साथ आए हुए एमएलए एमएलसी, हमारे तेलंगाना राज्य के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने तेलंगाना मॉडल बनाने में, तेलंगाना राज्य बनाने में मेरे साथ जो 24 घंटा काम किए थे, ऐसे महान शख्सियत भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सोमेश कुमार जी और सभा में समन्वित सारे बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अभी हुआ है ईद, समाज में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूं। इन दिनों में एक प्रश्न बहुत बड़ा जो देश के दानिशमंद लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, उनके भीतर में और मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आज हमारा देश इतना महान ऐतिहासिक परंपरा रखने वाला एक महान देश जो हमारा भारत है, एक प्रश्न, मौलाना जरा गड़बड़ कम करना था, तो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बंद करो जीवन। इतने महान देश का आज का हमारा देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई गोल, कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है? ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कई दिन से। ये कौन है भाई? मैंने सुना गड़बड़ बन जाए लुल्लेंद वर्तन है बन जाए। तो एक बात को हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो मैंने नांदेड़ में भी किया था, लोहा में भी किया था, आज फिर एक बार अपनी बात को दोहराता हूं। जितने भी सभा में लोग आए हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जो भी बात है
यहीं सुन के यहीं इसको भूल मत जाइए। आप अगर शहर से हो, आपके बस्ती में जाने के बाद, आप अगर देहात से हो, अपने गांव जाने के बाद अपने लोगों के भीतर इसका चर्चा जरूर कीजिए और सच जानने का कोशिश कीजिए। इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आज मैं जो भी कहूंगा, चाहे अच्छा है बुरा है, देश के लिए, हम सबके लिए, जरूर अपने अपने गांव में या शहर के अपने अपने बस्तियों में अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बस्ती वालों के साथ दया करके चर्चा कीजिए, ताकि बात निकल आ जाएगी। सत्य क्या है, हकीकत क्या है, हमें समझ में आ जाएगी। अगर भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह होकर भटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश? इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष्य का समाज, बिना लक्ष्य का देश का अंजाम क्या होता है और वो कहां पहुंचता है? ये किसका पाप है? हो क्या रहा है देश में? कुछ होना है या ऐसे ही पड़े सड़े रहना है? बात, सवाल हमारे सामने ये है। भारत का कोई नया लक्ष्य, कोई नया चेतना, एक नई सवेरे का तरफ, एक नई उमंग से आगे बढ़ना है या ऐसे ही पड़े रहना है? सवाल इस बात का है। 75 साल हो गए, देश आजाद हो गए। मैं सुन रहा था आज सुबह से, यहां से हमारे जीवन रेड्डी एमएलए, हमारे वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे पाटिल साहब, जितने भी लोग हैदराबाद से आके यहां काम कर रहे थे, वो लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे। मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ। शहर में 8 दिन में एक बार पानी आता है। प्रकाश पोहरे जी जो देशोन्नति के मालिक है, मेरे साथी है, अकोला से आए हैं, उनसे भी मैंने मालूम किया तो वो भी कह रहे थे कि अकोला में भी यही हालत है। फिर कहां ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते। गोदावरी है, कृष्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजीरा है, भीमा है, घटप्रभा है, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, कितने कितने नदियां निकलते हैं। इतने नदियां निकलने वाले एक बलवान फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई साथ रखने वाले राज्य पीने का पानी नहीं दे सकता। ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमैन हैं? दया करके सोचिए, जनता क्या मांग रहे है? कोई सोने का ईंट थोड़ी मांग रही है, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, पीने का पानी। भैया, इतनी लंबी लंबी भाषण के बाद, इतनी सरकारें बदलने के बाद, क्या हंगामा, सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराहम नहीं होता। ऐसी भारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं, और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं। जो धनवान है, अमीर है, और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोपति अरबोपति बन रहे हैं। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है।
ये सारे जो भी चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, सुधारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे? फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए, हमारी जो समस्या है किसी भी दिन ये हमको ही सुलझना पड़ेगा। कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई रूस से नहीं आएगा, कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा। सवाल यह है कितने जल्दी हम जाग जाए उतना ही हमारा सुधार होगा। जितना हम लेट कर दिए और बड़े अन्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। एक ही बात सोचिए, हिंदुस्तान में कई महान किसान नेता पैदा हुए, कई लोग। सर छोटूराम जो आजादी से पहले पंजाब राज्य में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत काम कर रहे थे, यहां अपना महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में कई लोग, लाखों लोग काम कर रहे थे। कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी, तमिलनाडु में नारायण स्वामी जी, आज पंजाब में राजोवाल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे भारत किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, ये सारे लोग लड़ते रहे। आखिर एक बात सोचिए, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में, देश के राजधानी में धरना करना पड़ता है? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या स्थिति है? ये लोकतंत्र है? 13 महीने के बाद, 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है, लोकशाही है? किसानों का ये मान्यता है? मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया, दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। पार्टियों का जीत नहीं होगा। पार्टियां तो कहीं जिता है हमने, कहीं जीते, एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितनों को जीता है अब तक हम लोगों ने? कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस,
समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस महाराष्ट्र राज्य में, अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर ला के दिखा रहे हैं हमारे को। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नमीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने, हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। भारत को परिवर्तन होना होगा। बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है, कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है, पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे तो आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे। क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी। और बीआरएस पार्टी परमानेंट ऑफिस हमने खरीदा है नागपुर में। हमारे अभय भाई और लोग यहां पे भी परमानेंट ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई किराए वाला नहीं, बिल्कुल परमानेंट। बीआरएस काम करता रहेगा। जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा।
भाइयों, मैं आपका ज्यादा टाइम मतलब नहीं लूंगा। 2 बातें मैं समझा दूंगा आपको, सिर्फ 2-3 बातें, ये समझने की बात है। एक अजीब बात है, पानी नहीं है शहर में। प्रकाश पोरे कह रहे अकोला में नहीं है। कोई वकील साहब आए थे पूना से, पूना में भी सही नहीं है, देहात में तो है ही नहीं है। फिर ये क्या चक्कर हो रहा है? हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? किसान हमारे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? दया करके सोचिए इस बात पे। इतना हमको गुमराह कर दिया है, खास तौर पर 2 चीज, एक पानी, दूसरा करंट, बिजली। पानी, हिंदुस्तान के जो कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़, और जो पीने का पानी चाहिए और जो उद्योग के लिए चाहिए, इन सब के लिए जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी हिंदुस्तान में अवेलेबल है। फिर भी देश क्यों वंचित है? आप लोग सोचिए। ये नहीं है कि पानी नहीं है, फिर क्या नहीं है? राजनेताओं का इच्छा शक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इच्छा शक्ति नहीं है। बस चल रहा तो चला रहे, भगवान के भरोसे चल रहे। ये कब तक चलेगा? ये किसानों का आत्महत्या रुकना चाहिए, ऐसे हम शमशान जाते रहे। बस इसमें खास तौर पर पहले से लेके अब तक, एक नेहरू साहब के जमाने में कुछ मनसूबा बनते थे, कुछ प्लानिंग होता था, उसके बाद में केंद्र सरकार जो भी पार्टी का बने, जो भी बने, उनके नालायकपन से आज देश सफर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देश में जो उपलब्ध है पानी, जो हमारा अपना संपत्ति है, जो जनता के हक में है, ये समंदर में बहे जा रहे हैं और हमारे सरकारें तमाशा देख रहे हैं। देश में अगर पानी सही तरीके से सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए आना चाहिए तो बढ़िया बांध बनाना चाहिए, बहती नदियों को रोकना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप शायद विश्वास भी नहीं कर पाओगे। जिम्बाब्वे एक देश है, बहुत छोटा देश है, जहां 6,500 टीएमसी का रिजर्वायर है। 6,500। पैटर्न जो जयकवाड़ी है, यहां से नजदीक में है, आप तमाम लोग देख चुके हैं। 100 टीएमसी है उसका, यानी कि जिम्बाब्वे जो रिजर्वायर की मैं जिक्र कर रहा हूं, वो पैटर्न से 65 बार बड़ा है, 65 बार। हिंदुस्तान बाढ़ भी देख चुका है, सूखा भी देख चुका है। तो जिम्बाब्वे जैसा हमारे पास कम से कम 3-4 रिजर्वायर तो होना चाहिए, देश को बाढ़ से बचाने के लिए, सूखा से बचाने के लिए, लेकिन नहीं करते। पानी का तमाशा, पानी रखते हुए देश को नहीं दिया जा रहा है। इसके बीआरएस का ये लक्ष्य है, पूरे देश में आज जो पानी की पॉलिसी है उसे बंद करना चाहिए। नया रचना, नया कानून जब तक नहीं लाया जाएगा, ये तमाशा ऐसा चलते रहेगा। हमारे खेते प्यासे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, हमारे लोग भी 8 दिन के बजाय 15 दिन भी हो सकता है शहर में, फिर और बुरा हालत भी हो सकता है। इसीलिए अब सोचिए, एक बहुत अहम बात है, पानी को समझने में हमारे देश अभी भी पीछे है। पानी एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। पानी को इंसान नहीं बना सकता। पानी खुदा का, भगवान का देन है, जो अपने आप में आता है, प्रकृति देता है। बहुत ही मूल्य चीज है, उसको बहुत सेफ तरीके से इस्तेमाल करने का विद्या कई देशों ने सीख लिया है, लेकिन हमारे देश में नहीं सीखते, ना समझते, ना सुनते। तो इसीलिए पानी का पूरी पॉलिसी बदलना चाहिए और हर चीज के लिए भरपूर पानी
मैं ये एक बात कहता हूं भाइयों दोस्तों, महाराष्ट्र में बीआरएस सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर हर घर में नल के साथ पीने का पानी मिलेगा, ये मेरा वादा आपके साथ है। हर शहर में, हर छोटे से छोटे गांव में जो आज तेलंगाना राज्य में मिल रहा है, हमने किया है वहां पे। हर घर में हैदराबाद के जो बड़े अमीर, बड़े बड़े धनवान, अरबोपति रहने वाला जगह जो जुबली हिल, बंजारा हिल्स है, वहां का पानी वहां के अमीर जो पीते हैं, आदिलाबाद जिला का गोंड भी वही पानी पी रहा है। और ये बात महाराष्ट्र में भी संभव है। और ये भी मैं आपको वायदा करता हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एकड़ में भरपूर पानी किसानों को दिया जाएगा। ये मैं वायदा करता हूं आपसे, जो आज तेलंगाना में हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं, हमारे पानी समंदर में ना बहते हुए हमारे खेतों पे आ जाए, हमारे खेतों का प्यास बुझाए और हमारे पीने के लिए भरपूर पानी हमें मिले, हमारे अन्य चीजों के लिए मिले। ये करना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोना धोना बंद करना है, अब लड़ना सीखना है। सारे शेतकरी इकट्ठा होना है, अन्य भाई भी इकट्ठा होना है। इसका कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका फैसला हमको खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा देश वाला भी इसमें हमारा मदद नहीं करेगा। दूसरी चीज है बिजली। क्यों बिजली नहीं देते भाई, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। 8 साल पहले तेलंगाना बनने से पहले वहां का हालत भी महाराष्ट्र से भी बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। दिन में 3 घंटा आता था करंट, किसी दिन तो आता ही नहीं था। आज तेलंगाना में हर किसी को, किसान समेत हर किसी को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर मिलता है। किसान को तो फ्री मिलता है, 24 घंटा मिलता है। फिर क्या तमाशा हुआ? जब तेलंगाना 24 घंटा दे सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? तेलंगाना बहुत छोटा राज्य है, महाराष्ट्र से कमजोर राज्य है। फिर क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? करंट बनाने के लिए जो कोयला चाहिए होता है, हमारे देश में 361 बिलियन टन का कोयला है, जो पूरे हिंदुस्तान को 150 साल तक 24 घंटा करंट देने के लिए सफिशिएंट है। 150 साल तक। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये कहानी मेरा नहीं है। इसको कोई गलत साबित करा, मैं 1 ही मिनट में मेरे चीफ मिनिस्टर पोस्ट को इस्तीफा भी दे दूंगा। ये मेरा सवाल है। ये है, इसका उपलब्धि है भाई। पानी है भरपूर, नहीं देते। कोयला है, उससे 24 घंटा करंट दे सकते, क्यों नहीं देते भाई? क्या मजाक बना दिया? बिजली के बिल बढ़ाओ, प्राइवेट दे दो। किसका बाप का जागीर है, प्राइवेट दे दो, जो मर्जी दे दो। कैसे दे रहे? अनेक दशकों से हमारे करंट के कर्मचारी, जनता, हमारे लोग अपनी जमीन देके, पैसे देके, खून पसीना बहा के जो करंट घर बनाए, जो पावर जनरेटिंग हाउसेस बनाए, उसको मुफ्त में अपने दोस्तों में बांटना चाह रहे। पावर प्राइवेटाइजेशन। मैं ये की बात कहता हूं, भगवान का दया होगा तो अगली सरकार बीआरएस का बनेगा, हर चीज हम वापस लेके रहेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, जो आज प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे, जिनकी नीति प्राइवेटाइजेशन है, तो हमारी नीति प्राइवेटाइजेशन नहीं है, नेशनलाइजेशन है। हम हर चीज को वापस लेके रहेंगे। मैं आपको वायदा करता हूं। तेलंगाना राज्य, उसका जो मॉडल है,
क्यों अमल नहीं हो सकता हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में? तेलंगाना राज्य में हमने काफी कुछ सुधार किया है। तलाटी को हमने बर्खास्त कर दिया, कोई तलाटी व्यवस्था नहीं है। अब मोदी साहब कहते दिल्ली से डिजिटल इंडिया बनाओ, कहां गया भाई डिजिटल इंडिया? कहां गया? तो किसानों का रिकॉर्ड भूमि, वो जो भूमि है उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं डिजिटलाइज कर रहे? हमने किया है तेलंगाना में। रजिस्ट्रेशन के लिए कई दिन सड़ने बढ़ने नहीं पड़ते, 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी समय पट्टा भी हो जाता है, फिर बार बार ना फिरना नहीं पड़ता है। ये काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता भाई? तलाटी कितने पावरफुल है आपके, चीफ मिनिस्टर से भी पावरफुल है। हमारे तोरट साहब कह रहे थे मेरे से, ये तो ब्रह्मदेव, महाराष्ट्र राज्य में उनको ब्रह्मदेव बोलते, जिसके जमीन चाहो जिसका किस्मत लिख देता है। ये क्या हो रहा है? हम तानाशाही में हैं या लोकशाही में हैं? ये क्या? हम इसीलिए तेलंगाना असेंबली में कानून पास करके तलाटी व्यवस्था को ही बर्खास्त कर दिया है, सारे डिजिटलाइज कर दिया है। इसीलिए किसानों के लिए जो सालाना एकड़ को 10,000 रुपए हम बेचते हैं, हम कोई ऑफिसर के जरिए नहीं बेचते। किसान को उस पैसे लेने के लिए कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ता। हैदराबाद में हम डाल देते हैं तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, बीच में कोई दलाल मट्टी कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी रिश्वत नहीं देना पड़ता। और किसानों के लिए जो बीमा का सुविधा हमने किया है, किसान के मृत्यु होने पर 5 लाख देने का, वो भी कोई दफ्तर नहीं जाने पड़ते। उसके 8 दिन के अंदर उनके घर, वो किसान जिनका मृत्यु हुआ, वो जिसका भी नॉमिनेट किया, 8 दिन के अंदर 5 लाख उनके घर पहुंच जाता है। किसानों का जब दान हम खरीदते हैं, हर एक दाना 7,100 केंद्र खोल के तेलंगाना में हम खरीदते हैं। अभी खरीद रहे, अभी धान की फसल आ रही है, बड़ी तादाद में आ रही है। हम 7,000 केंद्र खोले हैं, अभी कारोबार चालू है, कोई भी आके देख सकता है तेलंगाना को, यहां से कोई इतना दूर भी नहीं है। उसका पैसा भी सीधा किसान के बैंक खाता में जाता है, कोई दलालों का शिकार नहीं है। तेलंगाना में भी हालत इससे बहुत बुरा था, करंट नहीं था, पीने का पानी नहीं था, किसान भी हमारे आत्महत्या कर रहे थे। मैं कई बार रो पड़ा था, मैं भी जोश में आके मैं भी, अरे भैया मत मरो बोल के हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। मैं 2-3 साल बचे रहो, मैं आपको बचा लूंगा बोल के रोते हुए भी मुझे बोलना पड़ा, ऐसा इतना बुरा हालत था। लेकिन आज एक कट्टरपन से हमने काम किया। आपके सामने बैठा हुआ है हमारे सोमेश कुमार जी, जो भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है, साबिका चीफ सेक्रेटरी है तेलंगाना राज्य का, मेरे साथ उन्होंने काम किया, अभी रिटायर हुआ है। उनका काफी योगदान रहा वहां पे, ये चीजों को हासिल करने में, ये चीजों को किसानों को उपलब्ध करवाने में बहुत उनका योगदान है, हम ही ने किया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है, कैबिनेट है, सब कुछ है, आमदार है, खासदार है, फिर यहां क्यों नहीं होता? सवाल यह है। मैं आपसे प्रार्थना यही करूंगा, इसीलिए इन चीजों के मद्देनजर ही मैंने आवाज दिया है, मैंने पुकारा है, अब की बार किसान सरकार। किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आप खेत जाना, हल चलाना सीखते हो, जानते हो, एक बार असेंबली की तरफ क्यों नहीं जाते? आप खुद आमदार क्यों नहीं बनते? आप खुद खासदार क्यों नहीं बनते? नेता, बड़े बड़े मोटे नेता नहीं चाहिए हमको, हम में से खुद नेता बनेंगे। अगर आप साथ दो तो बिल्कुल हम खुद नेता बनेंगे। किसान भाइयों को मेरा एक अपील है, अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं सारे महाराष्ट्र किसानों को यहां से आवाज दे रहा हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव आपके हाथ में है। शहर के वोट नहीं रहते उसमें, पंचायत राज इलेक्शन बोले तो देहाती वोट है, सारे वोट हमारे हैं। सारे के सारे जिला परिषद पे गुलाबी झंडा लहरा दो, क्या क्या भाग के नहीं आता मैं देखता हूं, आपके पीछे भाग भाग के आ जाएगा।
एक ही सभा नांदेड़ में हुआ तो असेंबली में बजट आ गया 6,900 करोड़ और कह दिया कि भाई किसान को 10,000 देंगे। क्या भीख दे रहे हैं? दो, तेलंगाना में जब दे सकता है एकड़ को 10,000 तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे दीजिए। मैं यहां के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं। यहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, वो मुझे कह रहे थे चंद्रशेखर जी आपका यहां क्या काम है, आप तेलंगाना संभालो। मैं बोला मैंने तेलंगाना संभाल लिया, देखते हैं। महाराष्ट्र में आ गया हूं, मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूं। तेलंगाना का मॉडल मक्की का मक्की दे दो, मैं महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, मैंने बताया था, क्योंकि मेरा काम खत्म हो जाएगा। किसानों का जो मेरा मिशन है बीआरएस का, वो मेरा खत्म होगा और मैं सीधे ही मध्य प्रदेश चला जाऊंगा। यहां आप राज कर लो, देना है तो बोलो, दे दो। क्या बात है, महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। धन बहुत कुछ है, तेलंगाना से ज्यादा धन है, अगर चाहे तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते। मैं इसीलिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं। सीधी उंगली से नहीं आता घी तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए और समझदारी से हमको काम लेना चाहिए। क्योंकि जो भी बात है हमको गुमराह करते, डिजिटल इंडिया बोलते, मेक इन इंडिया बोले। यहां इस शहर में कितने चाइना बाजार है भैया, 100 के ऊपर है मेरे ख्याल से। गली गली में एक चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया में सच्चाई है तो भारत बाजार रहना चाहिए ना, चाइना बाजार क्यों आ रहा है? किधर गया मेरा भारत बाजार? सब जोक करते हैं लोगों से, मजाक करते हैं, अपने मजाक उड़ाते हैं। मेक इन इंडिया जोकिंग इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया का एक मजाक हो गया। तो देख लीजिए, सोचिए मैं जो कह रहा हूं। पूरा तेलंगाना मॉडल यहां हासिल करना है तो जिला परिषद चुनाव में आप एकदम गुलाबी झंडा लहरा दीजिए। सारे भाग भाग के आ जाएंगे, दिल्ली से मुंबई से सब भागने लगेंगे गांव में। ये आप कीजिए। दूसरा भी एक बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं। दलित भाई है हमारे, आदिवासी भाई है, किसान भाइयों की समस्या है। दलित भाई कब तक रहे ऐसे गरीब बने रहे? क्या उनकी किस्मत में यही है? हजारों साल से उनको हम सताए। आज देश का फर्ज बनता है उनके पीछे खड़े रह के उनके भी विकास के लिए काम करना। हर व्यक्ति का, हर भारतीय का फर्ज बनता है। इसको हमें गर्व से स्वीकारना चाहिए। दलित भाई हमारे भाई है, इसीलिए हमने दलित बंधु काम भी शुरू किया है। फडणवीस साहब, आप भी दलित बंधु शुरू करो। महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा, किसी अन्य जगह जाऊंगा। दीजिए दलित बंधु, क्यों नहीं देते? जिस राज्य में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए हमने अंबेडकर जी के यादगार में, उनके पूरे भारत में प्रतिष्ठावान 125 फुट वाला उनका मूर्ति वहां खड़ा किया हैदराबाद में। और अब हैदराबाद, तेलंगाना का जो मंत्रालय है उसका नाम भी डॉक्टर BR अंबेडकर मंत्रालय रख दिया हमने। ये काम हमने किया है, ये काम होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी आपने जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया दिल्ली में, अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है तो उस बिल्डिंग को भी अंबेडकर जी का नाम दीजिए, पूरे देश खुश हो जाएगा। ये मैं अनुरोध करता हूं। दूसरा एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमको किसी चीज की अपेक्षा है तो उसी चीज का हमको काम करना चाहिए। अगर फल खाना है, फल की अपेक्षा है तो फल का पेड़ लगाना चाहिए ना, तभी फल मिलेगा। पेड़ कांटों का लगाओ, फल की अपेक्षा करो, कहां से मिलेगा भाई? मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध का अपेक्षा है, गधों को घास डालो और दूध से, गाय से दूध मांगो, मिलेगा? घास गाय को डालो तभी दूध मिलेगा। अब गधों को डाल के गाय के पास से दूध कहां से मांगोगे? तो जब हम काम कर रहे हैं, जब अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही वोट देना चाहिए। किसको देना चाहिए? हमारे भलाई के लिए कौन काम कर रहा है,
कौन तड़पता है, उनको देख के हमको काम करना चाहिए। तभी जाके हमारा एकता ही हमारा समस्याओं का समाधान है। खासतौर पर किसान भाइयों से, दलित भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आत्महत्या करना हमारा समस्या का समाधान नहीं है। हमारा समस्या का समाधान हमारे हाथ में है। हमारा वोट में इतना ताकत है, तो इसको एक बार के लिए अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करो। आप खुद सरकार बन जाओ। जो नीति हमें लिखना है लिखो, अपना किस्मत बदलने का पूरा प्रयास करो। आज के बाद मैं अपने भाषण खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के बाद आप लोग सोचिए, अपनी जाति किसान जाति होना चाहिए, अपना धर्म शेतकारी धर्म होना चाहिए, अपना अस्त्र शस्त्र अपना वोट होना चाहिए, अपना लक्ष्य किसान सरकार लक्ष्य होना चाहिए, शेतकारी सरकार शेतकारी राज लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा करके हम लोग किसान राज का स्थापित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा नहीं आएगा जैसा तेलंगाना में आया, नदी बाग के आया, वहां कोई पानी का पट्टी भी नहीं है। किसानों के लिए पानी पट्टी नहीं है, करंट के लिए कोई बिल नहीं है, फ्री में देते हैं, पूरे दान खरीदते हैं। ये सारे चीज यहां बहुत आसानी से किया जा सकता है। तेलंगाना का मक्की कॉपी करो ना भाई, खत्म हो गई बात, हो गई बात। और उसमें क्या है, कौन से ब्रह्म बोझ है उसमें? तो इसीलिए सब मिलके एक बार कहते हैं, अब की बार। आवाज सुनने में नहीं आ रहा, इतना ठंडा है महाराष्ट्र के भाई, शेर है महाराष्ट्र के। अब की बार, अब की बार, अब की बार। धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य विनाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्त कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं आपसे विदा होता हूं। तुम भी देखो